गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं बैक्टीरिया में, जिसे हमने कहा है फ्लैजिला। अभी तक हमने प्लाज्मिड तक कंप्लीट किया है और जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जरूर देखें ताकि उन्हें आगे समझ आ सके। अब फ्लैजिला को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्लैजिला। व्हाट इज फ्लैजिला? देखिए, फ्लैजिला इज बेसिकली द प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड या प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स होते हैं। एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकते किसी बैक्टीरिया में, या बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड्स क्या करते हैं? जैसे ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो ह्यूमन स्पर्म के पास, बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ह्यूमन स्पर्म की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन स्पर्म में भी फ्लैजिला होता है और वो उसको एक्वेटिक मीडियम में क्या करने को, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। सो इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बैक्टीरियल फ्लैजिला की बात करें तो ये इसे किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन स्विमिंग इन एक्वेटिक मीडियम। So remember, these are the protoplasmic threads present in bacteria for swimming in aquatic medium. अब अगर हम on the basis of absence और presence of flagella देखें, अगर हम on the basis of presence और absence of flagella देखें तो यहां पर क्या है? The bacteria are of following types. अगर सबसे पहले देखें तो देर आर सर्टन बैक्टीरिया जिनके ऊपर कोई फ्लैजिला नहीं होता। जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर कोई भी फ्लैजिला नहीं है, देर इज नो फ्लैजिला। अगर यहाँ कोई फ्लैजिला नहीं है तो सच बैक्टीरिया आर नोन एज एट्राइकस। एंड वेरी गुड एग्जांपल इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज एट्राइकस बैक्टीरिया, रिमेंबर। इसी तरह से मोनोट्राइकस। अब मोनो के नाम से ही पता लगता है कि अगर कोई बैक्टीरिया है, इफ देयर इज एन बैक्टीरिया हैविंग ओनली सिंगल फ्लैजिलम, एक सिंगल फ्लैजिलम है, सो यहाँ हम हल्का सा एक पॉइंट लिख लेंगे कि सिंगल फ्लैजिलम यहाँ प्रेजेंट है। क्लियर? और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आ जाती है विब्रियो कॉलरे। क्लियर? कॉमा शेप बैक्टीरिया जो होता है। सो यहां देखिए सिंगल फ्लैजिलम है। इसी तरह से अगर हम एम्फीट्राइकस की बात करें तो एम्फीट्राइकस का मतलब क्या है कि इसके दोनों एंड्स पर क्या हो सकता है? एक सिंगल फ्लैजिला भी हो सकता है, दोनों एंड्स पर भी हो सकता है, या दोनों एंड्स पर इस तरह से टफ टफ सीलिया हो सकते हैं, क्लस्टर ऑफ सीलिया, ओ सॉरी फ्लैजिला हो सकते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, टफ टफ फ्लैजिला हो सकते हैं। बात समझ आ गई? अब जब बहुत सारे फ्लैजिला या एक फ्लैजिला प्रेजेंट है दोनों एंड्स पर, इफ द फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट बोथ द एंड्स, आइदर सिंगल और टफ्ट और क्लस्टर, it is known as, such a bacteria is known as amphitrachus. So flagella present at both ends, और बात मैंने कह दी, आइदर सिंगल, है ना, या टफ्ट, क्लस्टर है। और यहां द एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, देखो ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल की, एक्वास्पाइरलम। एक्वास्पाइरलम, अब हालांकि ये हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक्वास्पाइरलम सर्पेंस, ये एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। नाउ अगर लोफोट्राइकस की बात करें तो यहां क्या है? द फ्लैजिला इज प्रेजेंट at one end but the tuft of flagella are present only at one end, ये ऐसे। now such bacteria, tuft of flagella present at one end only, अगर हम ऐसा कहते हैं तो ऐसे जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं? दे आर लोफोट्राइकस। तो इसकी एग्जांपल क्या है? सीडोमोनास फ्लोरेसेंस, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हालांकि ग्रेजुएशन वाले भी इसको देख सकते हैं तो अच्छा खासा टॉपिक बन जाएगा, अच्छा खासा उनका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। अब
पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस में क्या है? द फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस लाइक दिस। ये देखिए, ऑल ओवर द सरफेस फ्लैजिला प्रेजेंट है। सो फ्लैजिला प्रेजेंट all over the surface, all over the surface। क्लियर हो गई बात? तो एग्जाम्पल क्या इसकी होगी? अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अभी तक आपने बैक्टीरिया का जो ग्राम नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ा, ई कोलाई, ठीक है, देयर इज आल्सो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी भी इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है। तो देखो एग्जाम्पल्स इसलिए कि नीट में देखिए हमारा बेसिक तो सारा काम नीट का ही है। तो नीट के लिए भी आपने ये ध्यान रखना है कि ये इस तरह के टॉपिक्स आपको कई बार जिस तरह का पेपर आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा कहते हैं ना कि हट के पेपर आ रहा है, थोड़ा आपके जिसको कहते हैं रेंज से बाहर हो जाता है कई बार। सो हम थोड़ा सा रेंज के बाहर ही रहेंगे। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं साइज की। जब हम साइज की बात करते हैं तो साइज इसका क्या है? अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ इज ऑलमोस्ट, इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो ध्यान रखिएगा कि लेंथ इसकी सिर्फ 5 से 15 माइक्रोमीटर है, लेकिन इसकी थिकनेस काफी ज्यादा होती है। देखो थिकनेस काफी ज्यादा है, 12 टू 18 नैनोमीटर थिकनेस होती है। तो दोनों में ये ध्यान रखिएगा। अगर हम, क्योंकि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की ही बात कर रहे हैं, हम यूकैरियोटिक की नहीं बात कर रहे हैं। अब प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के भी 3 पार्ट्स होते हैं। वो क्या है? बेसल बॉडी, अगर हम देखें बेसल बॉडी है, हुक है और फिलामेंट है। अब यहां पर मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये क्या होते हैं हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है, और हमने पूरी ग्राम स्टेनिंग का प्रोसेस भी पढ़ा था। अब यहाँ पर कुछ कुछ लेबलिंग रिक्वायर्ड है, मैंने पहले से डायग्राम बना के रखी है ताकि टाइम ना लगे। अब देखिए सबसे पहले ये वो स्ट्रक्चर है बेसल बॉडी का। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देखो, देखो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, यहां से मैं इसको ले लेता हूं, ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से लेकर और यहां तक जितना भी स्ट्रक्चर है ये सारा बेसल बॉडी का है। दिस इज बेसल बॉडी एंड दिस स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इन ब्लू इज द हुक विच इज वेरी फ्लेक्सिबल, और ये हमारे पास क्या होती है? फिलामेंट। ये फिलामेंट। अब देखिए 3 हिस्से तो यहां आ गए। अब जहां तक बेसल बॉडी का सवाल है, बेसल बॉडी यहां पर अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसके पास क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए रॉड, ये आपको दिखाई दे रही है, लेट अस लेबल दिस रॉड एंड रिंग्स। आपको यहां दिख रहा होगा कि यहां कुछ रिंग्स बनाई गई हैं, इस साइड भी रिंग्स बनाई गई हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में फर्क क्या है? देखो अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो इसके पास क्या है? इसके पास रॉड तो होगी होगी बेसल बॉडी के पास, प्लस इसके पास वन पेयर ऑफ रिंग्स होंगी। और वो कौन सी रिंग्स होंगी? वन इज एमएस रिंग, जिसको हम सुप्रा मेम्ब्रेनस रिंग भी कहते हैं, एमएस रिंग, एंड सी रिंग। क्लियर? लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या है? अब वो कौन सी रिंग है? देखिए दिस रिंग, ये जो हमें ब्राउन में दिखाई दे रही है, दिस वन इज एमएस रिंग। या हम इसे हम ऐसा कर लेते हैं, बिल्कुल डिटेल में ही कर लेते हैं क्योंकि 2 रिंग्स बनाई गई हैं। सो एमएस रिंग का मतलब क्या है? देखो चलो मैं आपको एक थोड़ा सा हट के ले जाता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो यहां पर अगर हम यहां देखें तो ये हमारी क्या है? एस रिंग, दिस इज एस रिंग। और इसी तरह से यहां भी हमारी एस रिंग है, ये एस रिंग है, दोनों साइड होती है। और ये जो ब्लू में हमें दिखाई दे रही है, दिस इज एम रिंग, तो इसीलिए इसको एमएस रिंग कहते हैं। क्लियर? अब देखो, और नीचे यहां क्या है? ये हमारी तीसरी रिंग है जो कहां प्रेजेंट है? ये हमारा, अगर देखा जाए तो ये सारा एरिया एक बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है। मैं अभी अभी आपको बताता हूं कि ये क्यों मैं कह रहा हूं। अगर
जिन्होंने लेक्चर पढ़ा हुआ है उनको सब पता है कि ये क्या मैं बना रहा हूं। दिस इज साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। और ये हमारा ग्रीन में हमें क्या दिखाई दे रही है, दिस इज दी सी रिंग, ये सी रिंग है। तो अगर देखा जाए तो अगर आप ध्यान से देखो तो ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास क्या है, दो रिंग्स दिख रही हैं। एक एमएस रिंग है जिसमें एस और एम, ये दो ही रिंग्स होती हैं, और तीसरी हमारे पास ये साइटोप्लाज्मिक रिंग है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर सी रिंग है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यहां पर एमएस रिंग तो है ही है, एस रिंग ऊपर ब्राउन ब्राउन में है, और नीचे क्या है, ये हमारी एम रिंग है। ये दो रिंग्स तो हमारे पास है ही है, ये तो साइटोप्लाज्म की है, ये अलग से है। अब कई बुक्स में देखो ऐसा भी लिखा होता है, कई बुक्स में सीधा लिखा होता है एमएस रिंग, एंड देयर इज अनदर रिंग इन द साइटोप्लाज्म, दिस इज सी रिंग। तो मोटा मोटा ये ध्यान में रखिएगा कि ये इनको हम क्या कहेंगे, एमएस रिंग आर द टू रिंग्स, और ये सेपरेट है। तो इसलिए हम यहां कहते हैं एक ही पेयर रिंग्स का है। सी रिंग को अलग से रखिएगा, ये हमारा एक पेयर है, ये हमारा एक पेयर है, ध्यान रखिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यहां पर देखो, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम नेगेटिव में आपको क्या दिख रहा है, वो एमएस रिंग एक पेयर तो है ही है, ठीक है, सी रिंग तो सेपरेट है, लेकिन इसके अलावा दो रिंग्स और है नेगेटिव में। और ये दो रिंग्स क्या है, अगर आप इसे देखो तो सबसे पहले हमारी क्या आ जाती है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और इस आउटर मेम्ब्रेन में यहां पर क्या है, देयर इज एल रिंग, दिस इज एल रिंग। और इसी तरह क्योंकि लाइपोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं यहां पर, इसीलिए इसे एल रिंग कहा जाता है। और ये हमारा है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, और यहां पर भी क्या होती है, देयर इज पी रिंग। मैं अभी लेबल करता हूं, इसीलिए इसको पेप्टोग्लाइकन रिंग कहते हैं। तो यहां पर देखो, अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें, अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं, चलो जरा ग्राम नेगेटिव को देख लेते हैं। अगर ग्राम नेगेटिव में देखो तो आपको कितनी रिंग्स नजर आई, चार रिंग्स नजर आई। और वो चार रिंग्स कौन सी नजर आई, आपको आई एक एल रिंग, पी रिंग, देन देयर इज एमएस या एस रिंग, एंड एम रिंग, ठीक है। और अगर हम यहां पर देखें तो यहां हमारे पास क्या है, सिर्फ एक दो ही रिंग्स है, एक एस एंड एम रिंग है, दो ही रिंग्स यहां प्रेजेंट है, क्लियर। एडिशनल जो सी रिंग है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो साइटोप्लाज्म में है। अच्छा, अब ये लेयर्स कौन सी हैं, ये जो यहां हमने यहां नाम दे दिए, सब कुछ दे दिया, ये सारी चीजें क्या है, अगर आप इसे देखो, अगर आप इस लेयर को देखो, दिस इज ग्राम नेगेटिव की कौन सी लेयर है, दिस इज दी आउटर लेयर, हमने पढ़ा हुआ है इसको, थोड़ा ध्यान रखिए। और यहां पर देखो तो यहां क्या आ जाती है, दिस इज दी पेरीप्लाज्मिक स्पेस, यहां थी पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक है। और ये जो आपको रेड में दिख रही है, ये रेड में दिख रही है, ये वाली रेड में ये सारा, अब इसको हमने क्या कहा, पी रिंग क्यों कहा, क्योंकि दिस इज दी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ये, इसीलिए तो इसे पी रिंग कहा गया। इसके नीचे फिर से क्या आ जाती है, इसके नीचे आपको फिर से दिखती है, देयर इज पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इसको ले जाते हैं यहाँ क्योंकि डबल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कंपोनेंट कम होता है, आउटर लेयर है। और फिर ये आ गई इनर लेयर, और ये कौन सी है हमारी, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बात समझ आई। इसीलिए अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखें तो हमारे पास यहाँ दो रिंग्स है, एक एस रिंग और एक एम रिंग, और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बैक्टीरिया क्या है, साइटोप्लाज्म, इसीलिए इसे सी रिंग कहा गया। अब बात समझ में आई, ये पी रिंग है, ये एल रिंग है क्योंकि आउटर लेयर है। यहां देखो, यहां हमारे इस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर में, दिस इज द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ओनली रॉड इज प्रेजेंट। अगर आप देखो यहाँ, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, इस बेसल बॉडी में सिर्फ रॉड दिख रही है। और इसके आगे चलो तो यहाँ पर क्या है, दिस इज दी एस रिंग, और कहाँ है ये, इट इज इन दी दिस एरिया विच इज नोन एज
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एरिया है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एरिया में आप देख रहे हो दो रिंग्स हैं, एस रिंग एंड एम रिंग। और फिर से ये आपकी स्पेस क्या है, व्हाट इज दिस स्पेस? ये अगर आप स्पेस देखो, दिस इज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्लियर? क्योंकि नेचुरली यहाँ ग्राम पॉजिटिव में आप देखते थे कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है बेसल बॉडी के केस में। बात समझ आ गई कि बेसल बॉडी में क्या क्या था, क्या हमने ध्यान रखना है। अब देखो बेसल बॉडी की एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस बेसल बॉडी में देखो, प्रोकैरियोटिक बेसल बॉडी और यूकैरियोटिक बेसल बॉडी में काफी फर्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी एक एमसीक्यू आपका बन सकता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक की जो बेसल बॉडी होती है वहां रिंग्स होती है, आप देख रहे हो यहाँ रिंग्स है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक बेसल बॉडी देखें, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, ठीक है, यहां चले जाते हैं, अगर हम यूकैरियोटिक बेसल बॉडी देखें, ये इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू बन सकता है। यूकैरियोटिक बेसल बॉडी किसकी बनी होगी, वो किसकी बनी होगी, क्या कोई बता सकता है? देखो सिंपल सी बात है, इट कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये किसकी बनी है? ये बना होता है पेरिफेरल, ये हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी में, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स की बनी होती है विद नो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, विद नो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गई बात? लाइक सेंट्रियोल्स, लाइक सेंट्रियोल्स, क्योंकि सेंट्रियोल्स में भी क्या होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है। तो यूकैरियोटिक बेसल बॉडी का जो अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो दोनों में फर्क यही है कि प्रोकैरियोटिक जो बेसल बॉडी है उसमें क्या आपने देखा, प्रोकैरियोटिक बेसल बॉडी में आपने क्या देखा, आपने देखा कि भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिंग्स हैं, यहाँ पे रिंग्स आर प्रेजेंट। बात क्लियर हो गई? तो मुझे तो लगता है कि ये जो आपको टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपको ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, रट जाना चाहिए। अब देखो, अब यहां पर अगर हम आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसलिए बढ़ते हैं कि यहां पर क्या है, अब ये मूव करता है, यहां पर क्या होती है, यहां पर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं बेसल बॉडी को। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप यहाँ साइड पर देखो, ये जो हमें साइड दिख रही है, मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो सके। देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, इस जगह पर बिल्कुल इसी एरिया में जहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या होते हैं, देयर आर प्रेजेंट सर्टन रीजन्स विच आर नोन एज, उन्हें हम कहते हैं स्टेटर। These regions are known as stator. अब ये स्टेटर क्या है ना, ये स्टेटर क्या है? देखो स्टेटर में आपने दो कंपोनेंट्स मैंने बनाए हैं, अगर आप ध्यान दो तो मैंने यहाँ स्टेटर में दो कंपोनेंट्स बनाए हैं। एक ये कंपोनेंट है आपको दिख रहा है ना, और एक कंपोनेंट ये दिख रहा है, दो कंपोनेंट बनाए हैं। यहाँ क्या होती है, दीज आर द प्रोटीन्स। अब यहाँ हमने नहीं जाना, पर स्टेटर का काम क्या है, स्टेटर का काम होता है, ये एक आयन चैनल है। मैं सिंपल, क्योंकि 12th के लिए इतना ही जरूरी है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द आइंस। और कौन से आइंस? H+ आइंस। याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर जो एनर्जी आती है, वो जो मूव करता है, वो प्रोटॉन्स की वजह से करता है। और यूकैरियोटिक जो फ्लैजेला होता है वो किसकी मदद से करता है, वो एटीपी हाइड्रोलिसिस की मदद से करता है। दोनों में फर्क है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ स्टेटर एक रीजन होता है, या स्टेटर प्रोटीन्स कह लो, स्टेटर एरिया कह लो। वो स्टेटर एरिया क्या करता है कि उसके स्टेटर प्रोटीन कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, मॉट ए एंड मॉट बी। वो हम यहाँ नहीं विजिबल, ना ही मैं आपको लिखूंगा। स्टेटर प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली आयन चैनल्स का काम करती हैं, और वो प्रोटॉन्स को
पास ऑन करती हैं फ्रॉम हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट, और अल्टीमेटली क्या करती हैं कि हमारी जो रॉड है, ये जो रॉड है, ये वाली जो रॉड है और ये जो रिंग्स हैं, इनको अल्टीमेटली एनर्जी देती है जिससे कि ये मूव करती है, जिससे ये जो स्पिनिंग एरिया है जिसको हम रोटर भी कहते हैं, ये जो मेन एरिया होता है ना फ्लैजिला का, ये ध्यान रखिए कि ये यही यही वो एरिया है जहां ये रिंग्स हैं। दिस रिंग्स दीज रिंग्स आर द मेन स्पिनिंग एरिया, सेंट्रल एरिया होता है ये, बात याद रखिएगा। चलिए मैं यहां लिख देता हूं ताकि कोई बात आपको भूल ना जाए। अब अगर आप देखो तो यहां पर ये जो स्टेटर है, स्टेटर के पास क्या है? स्टेटर के पास है, इट कंसिस्ट ऑफ देखिए प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स क्या एक्ट करती हैं? एक्ट एज आयन चैनल्स, और वो आयन चैनल्स क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ, मैं यहां फिर से आपको बता दूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ H प्लस आइंस, और ये H प्लस आइंस क्या करते हैं? प्रोवाइड्स एनर्जी टू फ्लैजिला फॉर इट्स मूवमेंट। ध्यान रहेगा, मैं सिंपल शब्दों में शॉर्टकट में लिख रहा हूं, हालांकि बहुत ही डिटेल में है फ्लैजिला। अब यहां पर आ जाती है रोटर। अब ये रोटर क्या है? देखो रोटर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ, रोटर के पास क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ MS रिंग, ठीक है, C रिंग जो अभी हमने बनाई, क्लियर हो गई, रॉड, ठीक है, एंड कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम फ्ली प्रोटीन्स कहते हैं, या फ्लिग, फ्लिम, फ्लिन, ये 3 तरह की प्रोटीन्स होती है, मैं सीधा प्रोटीन्स लिखूंगा। तो ये देखिए मोटा मोटा यहाँ रोटर ये रीजन है, और ये इसका क्या होता है? मेन सेंट्रल स्पिनिंग एरिया होता है, मैंने कहा ना आपको स्पिनिंग एरिया होता है। वो एरिया क्या है? ये देखो ये रिंग्स, अगर आप ये वाला एरिया देखो, ये MS रिंग, C रिंग, ठीक है, और ये रॉड, ये बेसिकली स्पिन करती है और इसके साथ कुछ प्रोटीन्स होती है। अल्टीमेटली जब यहां से स्टेटर से, ये स्टेटर है, यहां जब आइंस H प्लस आइंस यहां से अंदर आएंगे तो मूवमेंट होती है, दे गिव सर्टन, हम कहते हैं टॉर्क एनर्जी देते हैं, और वो टॉर्क एनर्जी क्या करती है? इसको रोटेट करने में, ये सारे रोटेट होते हैं, ये सब रोटेशन में, सारा स्पिनिंग एरिया जो MS रिंग है ये रोटेट करता है, और रोटेट करता है, रोटेट करने के साथ ये स्टेटर जो है ये किस्म का बेरिंग होते हैं स्मूथनेस के लिए, तो बेरिंग की तरह होते हैं, चारों तरफ होंगे ये, और अल्टीमेटली क्या करेंगे? इसको मूव करने में हेल्प करेंगे। और ये क्या है? यहां से फिर जब ये मूव करेगा तो आगे चलते हैं हम हुक एरिया पे। तो हुक क्या है? देखो हुक एक, अगर देखा जाए तो फ्लेक्सिबल एरिया होता है फ्लैजिला का, और अगर हम इसके लेंथ की बात करें, देखो ये काफी लंबा स्ट्रक्चर होता है, काफी लंबा स्ट्रक्चर होता है, लगभग 45 नैनोमीटर लॉन्ग, 45 नैनोमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसी के बाद अगर हम इसकी बात करें, फिलामेंट की बात कर लेते हैं, तो फिलामेंट क्या है? छोटा सा स्ट्रक्चर है। फिलामेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि फिलामेंट जो है इट इज यूनिस्ट्रैंडेड, इसको हम कहते हैं यूनिस्ट्रैंडेड, यानी इट इज फॉर्म्ड ऑफ ए सिंगल प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलन। इसके अंदर क्या होती हैं? कुछ फ्लैजिलन प्रोटीन्स होती हैं, 3 से 11 स्पाइरल रोज होती हैं, स्पाइरल रोज ऑफ फ्लैजिलर प्रोटीन्स, और ये जो स्पाइरल रोज है यहाँ पे ऐसे स्पाइरल करती हैं, ये इस तरह से 3 से 11 रोज यहाँ आपको दिखाई देंगी, और ये इसी हॉलो स्ट्रक्चर, ये जो पूरा हॉलो स्ट्रक्चर है अंदर से खाली होता है, इसके अंदर ये फिलामेंट के अंदर ये सारी फ्लैजिलन प्रोटीन की स्पाइरल रोज होती हैं, और ये इसको क्या करती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, रोटेशन, खास तौर पे जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है वो किस तरह से मूव करता है? इट मूव्स लाइक, ये
किस तरह की मूवमेंट करता है? ये मूवमेंट करता है लाइक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह की मूवमेंट्स करता है। बात समझ आई? रोटेशनल मूवमेंट करता है, ये विप्लैश मूवमेंट नहीं करता है, ये रोटेशन करता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है? 3 पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। बेसल बॉडी में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको हल्का फुल्का नीड के अकॉर्डिंग आपको रिंग्स का पता होना चाहिए कि रिंग्स कौन कौन सी है, क्या करती हैं। स्टेटर के बारे में पता होना चाहिए, स्टेटर के पास क्या होता है। इसके पास प्रोटीन्स होती हैं, मॉट ए एंड मॉट बी, वो जरूरी नहीं है लेकिन प्रोटीन्स होती हैं, जो आयन चैनल्स हैं। रोटर क्या है? रोटर हमारे पास होता है एमएस रिंग या सी रिंग, रॉड एंड प्रोटीन्स होती हैं, इसे हम कहते हैं रोटर कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई? तो ये जो एमएस रिंग आपको यहां दिख रहा है ना, ये जो एमएस रिंग यहां दिख रहा है, ये वाला रिंग, ये देखो, ये वाला जो रिंग है और सी रिंग है, इसके साथ रॉड है, कुछ प्रोटीन्स है, ये सारा मिलकर क्या बनाता है? रोटोर बनाता है। बात क्लियर हो गई? और इसके चारों तरफ क्या बेरिंग की तरह क्या होते हैं? ये स्टेटर प्रोटीन्स होती हैं। तो ये इसका फ्लैजिला है, हालांकि काफी भसड़ मच गई है, लेकिन अगर आप इस लेक्चर को बार बार देखेंगे तो आपको, आई होप आपको समझ आएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लेक्चर होगा। इसके बाहर से आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही चीजें पूछी जाती हैं क्योंकि यही चीजें हम ध्यान में नहीं रखते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।